जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 9 प्रगीत और समाज। और उनके राइटर कौन है तो नंबर सिंह। उनसे जुड़े जितने भी VVIS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए। और बहुत ही VVIS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और आप नए बच्चे हैं तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम एक नंबर देंगे जिस नंबर पर आप लोगों को हाई लिख कर सिर्फ मैसेज करना है, जहाँ पे हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF देंगे सभी क्लास का। और इससे पहले जो है हम 8 चैप्टर तक का भी सब्जेक्टिव करा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव को हम करा चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे चैप्टर वाइज तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रहे और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और बहुत ही आसानी तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे जो कि आपके माइंड में एक बार में ही सेट हो जाएगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज का हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ ध्यान से एक बार समझना है मेरे दोस्तों, और आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और हम लास्ट में PDF दे देंगे तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना है ताकि आपको अच्छी तरीके से और याद हो जाए। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। जो हम आपको बताएंगे उसको ध्यान से आपको सुनना है, सिर्फ सुनना है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे बताना है। अब पाठ के आधार पर क्या स्पष्ट करना है। तो उत्तर क्या दिया गया है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंधन काव्य ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काव्य आदर्श थे वह क्या थे, प्रबंधन काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। क्योंकि प्रबंध काव्य में जो है मानव जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया जाता है, यानी बताया जाता है। प्रबंध काव्य का मतलब होता है वैसा गीत जिसमें राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना और धर्म प्रेम के बारे में बताया जाता है। क्या है प्रबंध काव्य का मतलब, क्या होता है तो प्रबंध काव्य का मतलब होता है वैसा गीत जिसमें राष्ट्रीय गीत गया हो, यानी राष्ट्र के बारे में बतलाया गया हो, राष्ट्र के बारे में गीत उत गाया हो। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रेम ऐसे बोल सकते हैं। जातीय भावना यानी जातियों के लिए, जातियों के ऊपर गाया गया गाना, और धर्म प्रेम के बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह आप लोग को सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग छोड़िएगा मत, उसको लिख कर आइएगा, देख लीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसको आप लोग डबल स्टार करके याद कीजिएगा, ठीक है। डबल स्टार आप लोग कर लीजिए इसको, ठीक है। हम डबल स्टार कर दिए हैं क्योंकि देख लीजिए 2019 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था और 23 में, यानी 2-2 साल का गैप है। 2 साल 19 में पूछा तो फिर 21 में और फिर 23 में पूछा, यानी 2-2 साल का गैप है। यानी अगला टारगेट क्या है तो 2025 हमारा एग्जाम है। तो 2025 में क्या है एकदम पूछ देगा, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। कला के लिए सिद्धांत क्या है ये बताना है। कला के लिए सिद्धांत क्या है ये बताना है। तो उत्तर क्या है देखिएगा, एक बार में ही आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कला में कलात्मकता की हो जाना। कला के लिए सिद्धांत क्या है तो कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कला में कलात्मकता को हो जाना। कला मनुष्य के जीवन के लिए लाभकारी होनी चाहिए। यानी आपको मान लीजिए कि सिंगर बनना है और आपके अंदर वह कला है, यानी गाने की जो क्षमता है वो आपके अंदर कला है, तो आप सिंगर बनना चाहते हैं तो क्या आप सिंगर बनिएगा तो आपको क्या जीवन में क्या लाभकारी होना चाहिए, ना कि हानिकारी। यानी आपको ना कि घाटा हो, यानी आपको नफ़ा होना चाहिए, लाभकारी होना चाहिए। इसलिए कला के लिए सिद्धांत क्या है तो इसी तरह लिखना है आपको। एक बार में याद हो जाएगा कि कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कला में कलात्मकता हो जाना। कला मनुष्य जीवन के लिए क्या लाभकारी होना चाहिए, आप लोगों को एक बार में याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर नए बच्चे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हम आर्ट्स और साइंस दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा रहे हैं। वो अभी बिल्कुल PDF के साथ करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में धारणा प्रचलित क्या इसके बारे में जो है क्या धारणा प्रचलित रही, यानी क्या जो धारणा है वह ज़्यादा विख्यात है। तो उत्तर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रगीत का अर्थ है एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया गया गीत। अब आप लोग को मैं बता दूं कि प्रगीत का अर्थ क्या होता है, एकांत गीत, यानी आप अकेले में बैठकर किसी यानी कि कहीं पे जाकर अकेले में बैठकर उदास टाइप के, यानी कुछ भी तरह आपको मान लीजिए कि आप सैड है, उदास है, अकेले जाकर कहीं संगीत गा रहे हैं, अकेले बैठकर गाया गया गीत को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रगीत का अर्थ होता है एकांत गीत, संगीत या अकेले बैठकर गाया गया गीत। प्रगीत वैसी कविता को कहते हैं जैसे गीत की तरह गाया जाता है। प्रगीत जो है हम लोग प्रगीत को ऐसे प्रगीत वैसी कविता को कहते हैं हम लोग जिसे गीत की तरह गाया हो, यानी प्रगीत को हम लोग ऐसे प्रगीत को कहते हैं जिसे गीत की तरह गाया हो। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि प्रगीत आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रगीत जो है आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये थोड़ा लंबा सा क्लास होगा, लेकिन ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा। 15 से 20 मिनट का समय दीजिए आप लोग, हम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को एक बार में ही माइंड में सेट कर देंगे। तो आप लोग 15 से 20 मिनट हमें दे दीजिए आप लोग। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। चलिए, वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की अर्थात व्यंजना में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, वस्तुपरक और नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की अर्थात व्यंजना में क्या अंतर है, ये बताना है। तो उत्तर क्या है देखिएगा। वस्तुपूरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य यह है कि सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता और यह कविता काफ़ी लंबी होती है। चलिए ध्यान से समझिएगा एक बार आप लोग। वस्तुपूरक, यहाँ पे पहला क्या है, वस्तुपूरक। तो वस्तुपूरक नाट्यधर्मी ये दोनों हैं। तो वस्तुपूरक और नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य यह है कि किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता और यह कविता क्या होती है, काफ़ी लंबी, यानी बहुत सारा बड़ा होता है। यानी जो ये कविता लिखी जाती है वस्तुपरक और नाट्यधर्मी, यह बहुत बड़ी कविता होती है। आत्मपरक प्रगीत आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है। आत्मपरक जो है प्रगीत और आत्मपरक जो है व्यक्तिगत होता है, यानी वह छोटा होता है। अर्थात इसमें व्यक्तित्व प्रगीत के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट करना चाहता है। अर्थात इसमें क्या है, व्यक्ति प्रगीत के माध्यम से यानी गाना गा के माध्यम, वो अपने गाने को गाकर माध्यम से अपने भावना को प्रकट करना चाहता है। वही नाट्यधर्मी कविताएं काफ़ी लंबी होती है। यहीं पे नाट्यधर्मी कविताएं क्या है, तो नाट्यधर्मी कविताएं जो है काफ़ी लंबी यानी बड़ा होता है। अर्थात इसमें पूरे मानव जीवन के बारे में बताया जाता है। और अर्थात यहाँ के पे क्या है, तो अर्थात इसमें पूरे मानव जीवन के बारे में बताया जाता है। किसमें, तो नाट्यधर्मी कविताओं में, यानी इसमें पूरे ये काफ़ी लंबा होता है। इनमें मानव जीवन को ही पूरी तरह से दर्शाया जाता है, यानी बताया जाता है या पूरे समाज के बारे में बताया जाता है। किसमें, तो नाट्यधर्मी में। क्योंकि नाट्यधर्मी कविताओं जो है काफ़ी बड़ी होती है, यानी बहुत सारा लंबा होता है। ठीक है, बहुत मतलब 2 पेज में आप लिखिएगा तो नाट्यधर्मी लिखाएगा, और वस्तुपूरक जो है आप अपने बारे में लिखिएगा तो आप थोड़े शब्द में क्या है बहुत सारे बात को समझा सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, वस्तुपरक। और नाट्यधर्मी यानी जो ज़्यादा लिखे और ज़्यादा बोले वो क्या है, नाट्यधर्मी हो जाएगा। और वस्तुपूरक जो कम बात में ही कम शब्द में ही ज़्यादा समझा जाए। तो इसी तरह दर्शाया गया है, और इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। चलिए बताइएगा, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है। सोदाहरण स्पष्ट करना, यानी इसके बारे में हम लोग को बताना है कि हिंदी कविता में इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान रहना है, ये हम लोगों को बताना है अपने शब्दों में। वहाँ पर भी आपको एग्जाम में अपने शब्दों में ही लिखना होता है। तो उत्तर देखिएगा, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान है
आत्मपरक और व्यक्तिगत। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? तो आत्मपरक और व्यक्तिगत, यानी अपने बारे में बताना, अपने भावना को प्रकट करना, इसी को क्या कहें? हिंदी कविता में प्रगीतों का स्थान क्या है? तो आत्मपरक और व्यक्तिगत। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़िए। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। तो आप लोगों को पता है, हम बताए हैं कि हिंदी कविता का जो उदय हुआ है ना, यानी उनको जो लाया गया है वो किससे? तो गीतों से लाया गया है। गीतों ने लोगों के सोच को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। जो गीत गाते हैं सभी सिंगर लोग, उन गीतों को सुनकर क्या है, मनुष्यों में कुछ बहुत सारा बदलाव, यानी क्या है, कुछ कुछ मोटिवेशन वाले बात को सुनकर क्या अपने अंदर लाते हैं कि हाँ यार हमें ये करना चाहिए, हम क्या अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। यानी कुछ गीतों को सुनकर क्या है, कुछ गीतों को सुनकर सोच, मनुष्य के सोच में बदलने की क्रांतिकारी की भूमिका अदा की है। शेर शाह के द्वारा बहुत सारा प्रगीत गाया गया है। यानी शेर शाह जो है ना, उनके द्वारा बहुत सारा प्रगीत गाया गया है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल में कि प्रलय की छाया, शस्त्र समर्पण, मिथोला की आदि। यानी क्या है, शेर शाह के द्वारा किया गया है तो प्रलय की छाया भी गाया गया है, शस्त्र समर्पण भी गाया गया है और मिथोला की छाया भी गाया, यानी इनमें से सभी गाया गया है क्या, शेर शाह के द्वारा। इसी तरह क्या है, प्रगीत जो है एक गाना मानिए है, और उन गानों को सुनकर मनुष्य में जो बहुत सारा बदलाव हुआ है, वो बहुत सारे चीज़ को अपने अंदर महसूस किए हैं। तो इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न क्या, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है लेकिन आंसर एक बार में ही लिखना होता है और वो समझना होता है। ठीक है। आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक के सहमत हैं? अपने विचार दें। तो आपको क्या बोला है कि आप आलोचक से सहमत है। तो आप लोग को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे जब भी पूछे कि क्या आप आलोचक से सहमत है, यानी जो आलोचक का मतलब होता है राइटर। ठीक है, जो इनको कविता को लिखा उनको हम लोग राइटर भी बोलते हैं और आलोचक भी बोलते हैं। तो हम लोग को शुरू में क्या लिखना है कि हाँ, एकदम हाँ लिखना है, क्योंकि हम लोग क्या है, जो राइटर है उनसे हम लोग क्या है, कम पढ़े लिखे, यानी वो एक कविता लिखे हैं तो क्या वो बुद्धिमान होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे तभी तो लिखे हैं। तो हमें हमेशा क्या एग्जाम में लिखना है कि हाँ, हम आलोचक की बात से बिल्कुल सहमत हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ, हम ये राइटर यानी जो लिखे हैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत है। आधुनिक प्रगीत काव्य भक्ति काव्य से बिल्कुल अलग है। क्या है, आधुनिक प्रगीत जो है काव्य भक्ति काव्य से बिल्कुल क्या है, अलग है। आधुनिक प्रगीत काव्य में मनुष्य खुद की भावना को दर्शाता है। आधुनिक प्रगीत काव्य की भक्ति क्या है, आधुनिक प्रगीत काव्य में मनुष्य की क्या है, खुद की भावना को दर्शाता है, रोमांटिक होता है। लेकिन भक्ति काव्य कविता भक्तिमय होता है। जो भक्ति गीत गाए जाते हैं ना, क्या है, भक्ति सिर्फ उनमें भक्ति गीत को ही गाया जाता है और भक्ति देश के बारे में ही बताया जाता है, ईश्वर के बारे में बताया जाता था, समाज के बारे में बताता था। यानी जो भक्ति गीत होते हैं ना उनमें उस ईश्वर के बारे में बताते हैं, जो यानी वो समाज के लिए होते हैं, तो उनको हम लोग क्या, और समाज के बारे में बताता है। इसी तरह आप लोगों को क्या एग्जाम में लिखना है मेरे दोस्तों, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके, एक भी नंबर ना कट सके। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा देखने में लग रहा है लेकिन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। चलिए इतना मैं समझा दूं पहले आप लोगों को कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की अवधारणा को सुन सकता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि कविता को सिर्फ वही समझ सकता है जो इनको अच्छी तरीके से लिखे हैं, यानी जो लिखेंगे ना उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे कि हम क्या लिखे हैं, इनको हम क्या महसूस करके लिखे इस कविता को, यानी उनसे बेहतर आप नहीं जान सकते या हम भी नहीं जान सकते। तो इसलिए क्या कहना है कि कविता को वही आदमी समझ सकता है जो इसको लिखा है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इस कथन का से स्पष्ट करें, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। साथ ही क्या है, अपने से भी कुछ लिखना है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर क्या है, प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह के द्वारा रचित निबंध
प्रगीत और समाज से लिया गया है। देखिए पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह के द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति कविता को लिखता है सिर्फ वही व्यक्ति उसके अर्थ को समझ सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मान लीजिए अगर हम एक कविता लिख रहे हैं तो उनको हम अच्छी तरह से हम ही समझ सकते हैं, ना कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे अंदर भावना है, हम अपने भावना के अनुसार ना लिख रहे हैं, तो इसलिए उस कविता को सिर्फ हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ना कि आप समझ सकते हैं क्योंकि वो अकेले बैठ के अपनी भावना अनुसार मानवता को महसूस करके उस कविता को लिखता है। देखिए अभी हम बताए हैं क्योंकि क्या है, क्योंकि वह अकेले में बैठकर यानी वह अकेले सोचकर बैठकर अपनी भावना अनुसार यानी उनके जो मन में आएगा वह अनुसार मानवता को महसूस करके उस कविता क्या है लिखता है। जैसे मुक्ति बोध की कविता क्या है, केदारनाथ की जी कविता की तरह है। यानी जो मुक्ति बोध की कविता क्या बहुत लंबी होती है। मैं बता दूं पहले कि मुक्ति बोध की कविता क्या काफ़ी लंबी होती है, यानी वो बड़े लिखे जाते हैं, वह पूरे मनुष्य के बारे में बताते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुक्ति बोध की कविता क्या है बड़े होते हैं और उनको पढ़ने में क्या है बच्चे लोग सहमत नहीं रहते, इसलिए उनको क्या करें कविता थोड़ी छोटी करना चाहिए ताकि सभी को समझ में आए। तो और कुछ का क्या है, कुछ राइटर का कविता कुछ इस तरह है जो कि थोड़े शब्दों में क्या है बहुत सारे बात को समझा जाते हैं। तो इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनः विचार की आवश्यकता क्यों है। मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनः विचार की आवश्यकता क्यों है, आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है। तो मुक्ति बोध के बारे में हम बताए हैं कि मुक्ति बोध की कविता जो है ना काफ़ी लंबी होती है, उनको फिर से एक बार क्या पुनः विचार अपने कविता पर करना चाहिए ताकि उस कविता को मुक्ति बोध छोटा कर सके और बच्चे लोग उस कविता को अच्छी तरीके से समझ पाए। इसी तरह आपको उत्तर भी देना है। चलिए उत्तर देखिएगा, मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविता ही नहीं लिखी बल्कि उनकी अनेक कविता है जो छोटी है। मुक्ति बोध जो है केवल लंबी कविता ही नहीं लिखे, उन्होंने छोटी कविता भी लिखे हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। क्या है, तो मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविता ही नहीं लिखी है बल्कि उनकी अनेक कविता है जो छोटी भी है। ठीक है, और वह छोटी होने के बावजूद भी लंबी कविताओं से क्या है किसी कदर कम नहीं है, यानी वह छोटे लिखे हैं लेकिन बड़े कविताओं से कम नहीं है। लेकिन आलोचक का कहना है कि मुक्ति बोध को अपनी कविता पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। क्या है, आलोचक यानी उनके राइटर का कहना है कि उनको एक बार अपने कविताओं पर पुनः विचार यानी फिर से उनको एक बार अच्छी तरीके से लिखना चाहिए और छोटा करना चाहिए, क्योंकि वे कविताएं काफ़ी लंबी है। क्योंकि उनकी कविताओं जो लिखा गया है वो काफ़ी लंबी है। इसमें संपूर्ण समाज के दृश्य को दिखाया गया है। इसमें क्या है, तो संपूर्ण समाज उनके यानी मानव के पूरे दृश्य को ही दिखाया, उनके मानव के बारे में ही पूरे बताए गए हैं। अगर ये कविताएं छोटी होगी तो लोग इसे ज़्यादा पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर इनकी कविता जो है अगर छोटी लिखी जाएगी तो लोग क्या है ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा समझेंगे। इसी तरह इनको छोटी थोड़ा करना है। मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनः विचार की आवश्यकता क्या है, तो उनको अपनी कविताओं पर क्या थोड़ा विचार करना चाहिए और उन कविताओं को थोड़ा छोटा करना चाहिए। इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है मेरे दोस्तों, ताकि आपको जो नंबर है पूरी तरह से मिल पाए। चलिए अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे। चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों हम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की अद्भुत कविता से इस कथन की पुष्टि करें। तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि मित कथन यानी ये छोटी से शब्दों में बहुत सारे बातों को समझा जाना, और अति कथन यानी यानी बहुत सारे शब्दों में क्या है कुछ नहीं समझा पाना। तो मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। इनके बारे में अब उत्तर देखेंगे। उत्तर क्या है कि मित कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान से समझिएगा कि मित कथन का अर्थ क्या होता है। समझाए हैं अभी कि मित कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अनेक कहना, यानी कम शब्दों में बहुत सारे बातों को समझा देना, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलती है। जो क्या है केदारनाथ सिंह की कविता में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में एक विस्तृत भाव को व्यक्त किया है।
क्या है, केदारनाथ सिंह ने छोटे शब्द में ही क्या है, बहुत ही कम शब्दों में क्या है, विस्तृत यानी बहुत सारे बात को क्या है, व्यक्त यानी समझा दिए हैं। अर्थात जो प्रगीत छोटा होता है वह बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह देता है। अर्थात क्या है, अर्थात जो प्रगीत छोटा होता है वह बहुत ही कम शब्द यानी बहुत ही कम शब्द या बोल सकते हैं कम शब्दों में बहुत कुछ कह देता है यानी बहुत कुछ समझा देता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यथा हम यह भी कह सकते हैं कि मित कथन में क्या है, अति कथन से बहुत सारा शक्ति ज़्यादा होता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, तो हम लोग पूरा नंबर मिलेगा ताकि एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, ठीक है, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट प्रश्न है। इस चैप्टर से जितने भी आई क्वेश्चन मेरे साथियों बने हैं उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। चलिए 10 नंबर पहले पढ़ लीजिए कि हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई हैं। हिंदी की आधुनिक कविताएं क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है यानी राइटर ने बताई, ये बताना है। उत्तर देखिएगा कि हिंदी की आधुनिक कविता की आलोचक ने यह विशेषताएं बताई है कि आजकल जो प्रगीत गाई जा रही है, जो कविताएं गाई जा रही है, भले ही वे छोटी है, भले ही कम शब्दों में लिखी गई है, लेकिन कम शब्द होने के बावजूद बहुत कुछ सिखा जाती हैं। आज की जो आप सॉन्ग सुन के हैं उन भले वो गाने क्या है 4 मिनट 3 मिनट का होता है, लेकिन उसी गानों को हम लोग सुन के क्या हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे गाने को, उसी को सुनकर हमें क्या अंदर कुछ जागृत होता है कुछ करने का। तो यही कहा गया है कि भले वो छोटी है आज के प्रगीत, लेकिन कम शब्दों में क्या है हमें बहुत सारा सिखला जाता है। इसी तरह आपको क्या है एग्जाम में लिखना है मेरे दोस्तों, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन बने हैं। उन 10 क्वेश्चन को हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो आपको इच्छा हो, ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करनी है 12th की अच्छी तरीके से। तो आप लोग जुड़ जाइएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। हम गारंटी लेके हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। चलिए इसी तरह हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं। कितने बजे? एक 7 बजे पढ़ते हैं क्लास, और एक क्या है शाम 4 बजे, ठीक है। तो हम लोग शाम 4 बजे और 7 बजे पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा PDF के लिए, ताकि हम आपको PDF दे पाएँ। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर यार।